हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट। हम पढ़ रहे थे परीक्षा धाम बुक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। हमने अभी तक पेज नंबर 20 तक कवर कर लिया है फर्स्ट वीडियो में। अब 21 से हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन मेनली मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में कौन सा है? बघेलखंड। तो ये बघेलखंड वाला आइडिया, बघेलखंड पठार। और सतपुड़ा श्रेणी में ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। यहाँ से ये एक पार्ट ए, दूसरा पार्ट ए और तीसरा पार्ट ए सारा। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, ये सब मिला के एक पार्ट है। यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक बघेलखंड पठार तक। सेकंड सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, थर्ड बघेलखंड पठार। फर्स्ट पार्ट ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार सबसे ऊपर, जिसमें मुरैना ग्वालियर वाला इलाका आता है, मुरैना श्योपुर ग्वालियर। फिर बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार इसमें टीकमगढ़, नेवाड़ी, ये वाला इलाका। फिर मालवा का पठार, सभी लोग जानते हैं मालवा का पठार हमारा इंदौर उज्जैन, ये सब ये पूरा मालवा का पठार है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो मालवा का पठार। फिर रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के बिल्कुल जस्ट पास में ही रीवा पन्ना का पठार है। लास्ट में नर्मदा घाटी। तो ये 5 पार्ट किसके? मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पार्ट आते हैं। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी। और सतपुड़ा श्रेणी को हमने 3 भागों में बांटा है। पश्चिमी श्रेणी, ये पश्चिमी श्रेणी है वेस्टर्न साइड में। मध्य श्रेणी महादेव, ये सेंट्रल में है। और पूर्वी श्रेणी ये मैकाल श्रेणी है, ये ईस्टर्न पोर्शन में है। तो पश्चिमी श्रेणी को बोलते हैं राजपीपला, ये राजपीपला। फिर यहाँ से महादेव श्रेणी और उसके बाद मैकाल श्रेणी। अब हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। स्थिति, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26-48 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 सेंटीग्रेड से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है क्या? मध्य भारत का पठार। सबसे ये मध्य भारत का पठार है। ये आपका नीमच वाला इलाका, मंदसौर वाला इलाका भी इसमें ही आता है, मध्य भारत के पठार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। कितना है? 10.7%। निर्माण, इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। किसके? विंध्य शैल समूह के अपरदन और नदियों के निक्षेपों से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले नीमच, देखा ही था हमने सबसे, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। जलवायु कैसी है? विषम जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी। मतलब गर्मी भी अच्छी पड़ती है, ठंडी भी अच्छी पड़ती है। वर्षा, इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। वन कैसे हैं? शुष्क, कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खेर, बबूल, पलास आदि पाए जाते हैं। मतलब वर्षा ज़्यादा होती नहीं है तो पर्णपाती होंगे, कटीले वन होंगे, शुष्क कटीले। मिट्टी कैसी? जलोढ़, क्योंकि नदियों के निक्षेपों से हुआ था, जलोढ़ मिट्टी व कछारी मृदा पाई जाती है। फसल, प्रमुख फसलें सरसों, ज्वार, तिल, गेहूं आदि हैं। नदियाँ, प्रमुख नदियाँ चंबल निकलती हैं, चंबल,
सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्वारी, सीप आदि नदियाँ। विशेष क्या है, मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। सरसों की हांडी, सरसों यहाँ बहुत अधिक होती है। ये बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। बीहड़, चंबल का बेहड़। अब हम देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की स्थिति क्या है, मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पश्चिम में। मध्य भारत के राइट हैंड साइड में और रीवा पन्ना के लेफ्ट हैंड साइड में। इसका विस्तार 24°06 से 26°22' उत्तरी अक्षांश तथा 70°51' से 80°20' पूर्वी देशांतर के मध्य है। क्षेत्रफल, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए था, बिंदी लगाना भूल गए हैं। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। संभावित प्रमुख जिले दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, ये सारे जिले किसके अंदर आते हैं, बुंदेलखंड के अंदर। जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी। ये टोटल यहाँ पे पत्थर पहाड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इस इलाके में, और पहाड़ ठंडा भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होता है। औसत वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर। वन, तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि पाए जाते हैं। मिट्टी मिश्रित है, लाल काली मिट्टी पाई जाती है। फसल, प्रमुख फसलें गेहूँ, ज्वार व तिल आदि। नदियाँ, प्रमुख नदियाँ बेतवा, सिंध, दशान, उर्मिल, जामनी आदि। खनिज, प्रमुख खनिज हीरा है, चूना पत्थर आदि। विशेष, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर है। कितनी, 1172। कौन सी चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर है। बुंदेलखंड की गंगा किसको कहा जाता है, बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है। हम देखेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार स्थिति, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार 22.22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर तक है। ये मालवा का पठार है। क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर विस्तृत है। किसका, कौन सा पठार, मालवा का पठार, यही सबसे बड़ा पठार है। निर्माण डेक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ। जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। मतलब यहाँ की जलवायु काफी अच्छी है। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। वर्षा, इस क्षेत्र में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वन, शुष्क पर्णपाती वन, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि। ये हमने किसमें देखा था, मध्य भारत के पठार में भी देखा था। मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। फसल, सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार तथा मूंगफली प्रमुख है। मूंगफली में कौन सा राज्य भारत का अग्रणी राज्य है, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, गुजरात। और कपास में भी कौन सा है, गुजरात। कपास और मूंगफली में कौन है, गुजरात। सबसे मतलब भारत के अंदर सबसे प्रमुख। नदियां, चंबल, छिपरा, पार्वती, गंभीर, खान, माही नदी। विशेष, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। इसे गेहूं की डलिया, वास्केट ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। कितनी, कौन सी चोटी है, सिगार चोटी, जो कि 881 मीटर। व अन्य चोटी जाना पाओ 874 मीटर, यहाँ से चंबल नदी निकलती है। 854 मीटर और धजारी 810 मीटर। ये तीनों इंदौर जिले में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार, और अन्य चोटी जाना पाओ और धजारी।
हम देखेंगे रीवा पन्ना का पठार स्थिति। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 30 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। कितना? 10.36%। निर्माण रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। किस समूह के? विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी ज्यादा पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है। वन, इस क्षेत्र में वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खेर आदि पाए जाते हैं। मिट्टी, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी हमें बुंदेलखंड के पठार में भी देखने को मिलती है। इसमें लाल और पीली मिट्टी। नदियां टोंस है, कैन, बिहड़, महाना, बिछिया आदि हैं। फसल गेहूं, चावल, तिल। खनिज चूना पत्थर, गेरुआ, हीरा विशेष। इसे विंध्यान कगारी स्कार्पलैंड भी कहा जाता है। क्या? विंध्यान कगारी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गुडविल है। गुडविल, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? सद्भावना चोटी। 752 मीटर ऊंची है। ये दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जवेरा गुंबद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। जवेरा गुंबद कहाँ पे? दमोह जिले के रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। नर्मदा घाटी। अब हम देखते हैं नर्मदा घाटी स्थिति। मालवा तथा रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश तथा 74 से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है। कितना है? 26%। कौन सी? नर्मदा घाटी। निर्माण इस घाटी का निर्माण पश्चिम में डेक्कन ट्रेप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। मतलब पश्चिम में किससे बना? डेक्कन ट्रेप की चट्टानों से। डेक्कन ट्रेप की चट्टानों से कौन बना है? मालवा का पठार, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ। और पूर्व में धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन। जो भी हमारी नर्मदा से है, नर्मदा नदी से, जबलपुर से नर्मदा नदी निकलती है। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, शीत ऋतु में साधारण ठंड। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठंड कम पड़ती है। इसका पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा व पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। ये पूर्वी क्षेत्र है जो कि मालवा के पास है, वो अधिक ठंडा रहता है। जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो बघेलखंड साइड है, वो अधिक गर्म होता है। वर्षा, इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमश बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर है। जो पश्चिमी साइड है उसमें वर्षा कम होती है और पूर्वी साइड में वर्षा बढ़ती जाती है। नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं नर्मदा घाटी से? नर्मदा, तवा, हिरन, शेर, अतनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। वन सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि। मिट्टी नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम में काली मिट्टी, जो भी मालवा से रिलेटेड है, मालवा के पास है तो काली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र में हमने देखा मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। फसल इसके पश्चिम में कपास मूंगफली काली मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है बहुत ज़्यादा। मध्य क्षेत्र में गेहूं व पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है, क्योंकि चावल के लिए हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा चाहिए और पूर्वी क्षेत्र में ही वर्षा होती है। खनिज चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि। संगमरमर पता होगा सभी को, जबलपुर फेमस है। विशेष नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किस क्षेत्र को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कृषि अर्थव्यवस्था की? नर्मदा घाटी क्षेत्र को। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है।
अब हम देखेंगे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो सेकंड पार्ट है। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी के अंतर्गत राजपीपला, मध्य श्रेणी महादेव, पूर्वी श्रेणी मेकाल श्रेणी। अब इनका विस्तार देखेंगे। राजपीपला का विस्तार गुजरात व मध्य प्रदेश, महादेव का मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, मेकाल श्रेणी का मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। सबसे पहले देखेंगे हम स्थिति देखेंगे इनकी। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। इसका विस्तार 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का लगभग 11% है। क्या है ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी कितनी? 11%। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडा। निर्माण डेक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। जो भी मध्य प्रदेश के राइट में है, मतलब पूर्वी विभाग में, वो सारी किससे धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, और जो भी डेक और लेफ्ट में है, जो मतलब मालवा के पास है, मालवा के नजदीक है, वो सारी डेक्कन ट्रेप की चट्टानों से है। संबंधित प्रमुख जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। जो भी नर्मदा नदी के नीचे वाले जिले हैं वो सारे इसमें आते हैं। वर्षा पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर, पूर्वी भाग में लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नदियां इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां ताप्ती, बैनगंगा, शक्कर, दूधी, पैंच, मर्दा, बावनथड़ी है। मिट्टी इस क्षेत्र में छिछली काली व लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। कौन सी मिट्टी? छिछली काली व लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार स्थिति मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 05 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जिसका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। क्षेत्रफल लगभग 7% है। निर्माण आद्य महाकल्प के शैल समूहों से हुआ है। किससे? आद्य महाकल्प के शैल समूहों से। संबंधित प्रमुख जिले रीवा, तो बताइए आपको बघेलखंड की कैपिटल हुआ करती थी, सॉरी विंध्याचल की, सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंडी, मतलब सर्दी ज्यादा पड़ती है, गर्मी कम। वर्षा मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नदियां सोन, जोहिला, बनास, गोपद आदि है। मिट्टी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? बघेलखंड में। तो बघेलखंड की प्रमुख फसल क्या है? चावल। मालवा की कैसी मिट्टी है? काली। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? सोयाबीन के लिए, सोयाबीन और गेहूं। सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा का पठार है के लिए क्या है? मक्का। मध्य भारत का पठार सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसके लिए सरसों। बुंदेलखंड गेहूं व तिल। नर्मदा घाटी गेहूं, गन्ना, दाल। अब हम प्राकृतिक विभाजन देखते हैं। इसकी जो भी हमने पढ़ा उसकी एक टेबल के रूप में समझाया गया है। जब भी आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना हो तो ऐसी टेबल देख लिया करो, जिससे कि आपका पूरा पोर्शन क्लियर हो जाता है। जब भी अपना मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। क्षेत्रफल कितना है? 28%। मिट्टी की अधिकता कौन सी? काली मिट्टी। प्रमुख फसल कौन सी है? सोयाबीन। प्रमुख नदियां हैं चंबल, माही, छिपरा, पार्वती। विशेष क्या है? मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार। मध्य भारत का पठार एरिया कितना है? क्षेत्रफल कितना? 10.68%। मिट्टी कैसी? जलोढ़ व कछारी। प्रमुख फसल सरसों, चंबल, सीप, सिंध। इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्रफल 7.7%। इसकी मिट्टी मिश्रित मिट्टी, गेहूं व तिल, कैन, बेतवा, जामनी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। रीवा पन्ना का पठार क्षेत्रफल 10.36%। मिश्रित मिट्टी। प्रमुख फसल गेहूं व चावल। प्रमुख नदियां कैन व ठोस। टोंस जबेरा गुम्मद दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। जबेरा गुम्मद इसमें दमोह जिले में ये। नर्मदा घाटी क्षेत्रफल कितना है? 26%। जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, गहरी काली, गेहूं, दलहन, गन्ना। प्रमुख नदी नर्मदा व तवा। विशेष क्या? सबसे निचला प्राकृतिक स्थल। सबसे निचला प्राकृतिक स्थल बताए जाए तो नर्मदा घाटी। और वैसे भी नर्मदा जो नदी है वो रिफ्ट वैली में बहती है, तो वो भी सबसे निचला हिस्सा ही है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी
क्षेत्रफल 11%। मिट्टी कैसी है? लैटराइट, छिछली, काली मिट्टी। प्रमुख फसल मक्का, नदी दूधी, देनवा, शक्कर। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। धूपगढ़ जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार कितना प्रतिशत है? 7%। लाल पीली मिट्टी, प्रमुख फसल चावल, वर्षा की अधिकता होती है, चावल है। सोनभद्र प्रदेश में सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। सबसे छोटा प्राकृतिक भाग कौन सा है? बघेलखंड का पठार। सबसे बड़ा कौन सा है? मालवा का पठार। सेकंड नंबर पर कौन सा है? नर्मदा घाटी। अगर आपको कोई ऐसे आ गया कि इनको क्रम वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनको क्रम वाइज लगाइए, तो सबसे ऊपर आएगा मालवा का पठार, उसके बाद आएगा नर्मदा घाटी का, नर्मदा घाटी का, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर और सबसे लास्ट में आएगा बघेलखंड का पठार। तो आपको ये दो याद रखना, मालवा का पठार 28% है, नर्मदा घाटी 26% है, और बघेलखंड का पठार सबसे कम है 7%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। गोपांचल पर्वत, गोपांचल पर्वत जो ग्वालियर वाले इलाके में है, ग्वालियर वाले इलाके में कौन सा? गोपांचल पर्वत। दो श्रेणियां हैं हमारे में, एक विंध्यांचल श्रेणी है, एक सतपुड़ा श्रेणी है। सिगार चोटी कहाँ पर पाई जाती है? इंदौर में। और ये मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और विंध्यांचल श्रेणी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, विंध्यांचल श्रेणी, मांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। ऐसे ही हमने सतपुड़ा श्रेणी को 3 भागों में डिवाइड हुआ है, राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और जो भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना चोटी, ठीक है। और राजपीपला श्रेणी की चूलगिरी चोटी, और मैकाल श्रेणी की अमरकंटक चोटी, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना चोटी, जिसको हम गुडविल बोलते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर। विंध्याचल ये पश्चिमी भाग है, इसके अंतर्गत मांडू, असरपी पहाड़ी, बाचू पॉइंट, काकड़ी वर्दी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। भांडेर ये विंध्याचल का मध्य भाग है, इसी श्रेणी के अंतर्गत सब सद्भावना चोटी गुडविल दमोह में स्थित है। कैमूर ये विंध्याचल का पूर्वी भाग है, इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, मैयर, गिद्धराज पर्वत, सतना आते हैं। ये कैन नदी का उद्गम स्थल है। वह कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में राजपीपला पश्चिमी भाग, महादेव मध्य भाग, मैकाल पूर्वी भाग। राजपीपला ये सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात व मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। इसके अंतर्गत अकरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आदि आती हैं। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी चूलगिरी 1215 मीटर है, बड़वानी जिले में स्थित है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको? असीरगढ़ को। महादेव यह सतपुड़ा का मध्य भाग है, इसका विस्तार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के खंडवा से सिवनी जिले तक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल आदि पर्वत चोटियां आती हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब पढ़ेंगे मैकाल। ये सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी का विवाद भी चल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच, अचान कमार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है। अब हम यार कुछ देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर चोटी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा। और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुडविल है।
हम एक देखते हैं, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी निकलती है, और सतपुड़ा श्रेणी के बाद है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सदर्न मोस्ट बॉर्डर, जो कि दक्षिणी बॉर्डर है, वो बनाती है मध्य प्रदेश का। उसके बाद अजंता श्रेणी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स। गिद्धराज पर्वत, ये पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है ये गिद्धराज पर्वत कहाँ पर है, तो सतना जिले में। भोपाल शहर श्यामला, नेवरी, अरेरा, कटारा व ईदगाह पहाड़ियों पर बसा हुआ है। मालवा की उच्चतम चोटी सिगार 881 मीटर इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर पचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। लाजी हिल्स बालाघाट में स्थित है। लमेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। गोपांचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। त्रिकुटा पर्वत मैयर तथा शारदा माता का मंदिर स्थित है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास हुआ है। एक मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, ये जो भारत का राष्ट्रगान है, उसके अंतर्गत जितने भी ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत क्षेत्र आते थे, उनके नाम आते हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत। इवन सिंध का भी नाम आता है, लेकिन राजस्थान का नाम नहीं आता, मध्य भारत का नाम नहीं आता, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उस समय। तो ब्रिटिश इंडिया विंध्याचल पर्वत पे कौन सी थी, सेंट्रल बरार प्रोविंस था, तो इसलिए विंध्याचल पर्वत को ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड किया हुआ था। तो उन सभी जगह के नाम आते हैं, लेकिन मध्य भारत का नाम नहीं आता, राजस्थान का नाम नहीं आता, क्योंकि वो राजपूताना एजेंसी हुआ करती थी उस समय, जो कि खुद प्रिंसली स्टेट थे सारे, राजस्थान तो पूरा है। लेकिन सिंध का नाम आता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। पहले सिंध ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास हुआ है। चूना पत्थर के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना हम देखेंगे। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, डेक्कन ट्रेप, टर्सरी। तो आर्कियन आज चट्टाने कहाँ किस एरिया में है, जो बुंदेलखंड वाले इलाके में आर्कियन आज चट्टान है। और गोंडवाना क्षेत्र में, जो गोंडवाना क्षेत्र जिसमें बघेलखंड वाला इलाका है, गोंडवाना क्षेत्र। धारवाड़ क्षेत्र, छतर सॉरी धारवाड़ क्षेत्र, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, छिंदवाड़ा साइड, धारवाड़ क्षेत्र। और ये सॉरी ये गोंडवाना क्षेत्र, ये डेक्कन ट्रेप एंड क्रिटेशियस वॉले श्रेणी। अब देखते हैं आर्कियन चट्टान है। आर्कियन चट्टान है जिसमें हमारा मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया है, बुंदेलखंड और ये सब। ये सबसे पुरानी चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ है। किस काल में हुआ है, प्री कैम्बियन काल में। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शिस्ट का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। ये बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, नेवारी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। कौन सी, आर्कियन चट्टान है, ये सारी आर्कियन चट्टानें हैं। धारवाड़ चट्टान है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो जो धारवाड़ क्षेत्र है, ये किससे बना है, जब आर्कियन चट्टानें में अपरदन हुआ, इरोजन एंड डिपोजिशन के कारण धारवाड़ बना है। आर्कियन चट्टान मतलब इनकी पेरेंट रॉक कौन सी है, आर्कियन। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। ये सकोली श्रेणी जबलपुर, शिल्पी श्रेणी बालाघाट एवं सोसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इसमें प्रमुख खनिज मैंगनीज पाया जाता है। इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। खनिज मतलब धारवाड़ चट्टानों में अच्छे खासे पाए जाते हैं।
अब देखेंगे हम कटप्पा चट्टान है। कटप्पा क्रम की चट्टान के निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। देखिए आर्कियन से हमारा क्या बना धारवाड़, और धारवाड़ से हमारी क्या बनेगी कडप्पा। ये बिजावर श्रेणी यहाँ पे पन्ना सतना छतरपुर व ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। एक कडप्पा चट्टान है जो कि ये बिजावर श्रेणी है ना, इसमें पाई जाती है। इनका प्रमुख खनिज हीरा पाया जाता है। हीरा कहाँ पे मिलता है छतरपुर में, छतरपुर पन्ना वाले इलाके में हीरा। इनका आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर नामकरण हुआ है। अब देखेंगे विंध्यान चट्टान है। विंध्यान कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं। ये मध्य प्रदेश के कैमूर बांडेर और सोन श्रेणी में पाई जाती है। जो भी विंध्याचल से रिलेटेड रॉक है कैमूर बांडेर श्रेणी हुआ करती थी उसमें पाई जाती है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। डेक्कन ट्रैप चट्टान है। क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाओं हुए जिसके फलस्वरूप डेक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक, क्वार्ट्ज एवं डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन्हें वैसाल चट्टान भी कहा जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की मालवा में पाई जाती है। जहाँ जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर समझ लेना डेक्कन ट्रैप चट्टान है। गोंडवाना चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टान का ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जूरासिक युग तथा इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये पेच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर व बघेलखंड में पाई जाती है। कोयला गोंडवान चट्टानों में पाया जाता है। कोयला किसमें पाया जाता है गोंडवान चट्टानों में। एक गोंडवान चट्टान दो भागों में डिवाइडेड है। एक जबलपुर बघेलखंड में, एक जबलपुर में, एक सेंट्रल में पाई जाती है और ईस्टर्न पोर्शन में भी पाई जाती है। जैसे देखा गोंडवाना चट्टान है, तो गोंडवाना चट्टानें हमारी दो हैं। इधर भी है गोंडवाना क्षेत्र और इधर भी है गोंडवाना क्षेत्र, और कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। अब हम देखते हैं टर्सी टर्सियरी चट्टान है। ये नवीन चट्टान है, सबसे नवीन। ये प्रायः नदी घाटी में विशेषतः नर्मदा व सोन सोन घाटी में पाई जाती है। उसमें टर्सरी चट्टान है नर्मदा और सोन घाटी में। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियां एवं अफवाह तंत्र। उत्तरी प्रभावित नदियां चंबल, छिबरा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस। जो कि उत्तर की ओर प्रभावित कौन सी नदियां होती हैं चंबल, छिबरा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस। पश्चिमी प्रभावित नदियां कौन सी हैं नर्मदा, ताप्ती, माही। ये तीन नदियां हैं जो पश्चिमी। और पूर्वी प्रभावित नदियां सोन, जोइला, महान। दक्षिणी प्रभावित नदियां बैनगंगा, पैंच, बड़दा, प्राणहिता, कान्ह। अब मध्य प्रदेश की नदियों का लंबाई का क्रम देखते हैं। मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इस नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां निम्नलिखित हैं। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, चंबल नदी 965 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, बेतवा नदी 590 किलोमीटर। अब हम इनका मैप देखते हैं। मध्य प्रदेश की जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये ताप्ती नदी है जो सदर्न मोस्ट बॉर्डर बनाती है। ये चंबल नदी है जो उत्तर का नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर बनाती है। कौन सी चंबल नदी। ये माही नदी है। ये सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और ये बरदा नदी है, बरदा और बैनगंगा नदी जो कि साउथ की ओर बहती हैं। और ये नर्मदा और ताप्ती नदी और माही नदी किसकी ओर बहती हैं पश्चिमी ओर बहती हैं। और ये सारी नदियां उत्तरी ओर बहती हैं। और ये सोन नदी है जो कि ईस्टर्न साइड पूर्वी ओर बहती है। अब हम देखते हैं उत्तरी प्रवाहित प्रमुख नदियां जो उत्तर की ओर बहती हैं। चंबल नदी का उद्गम चानापा पहाड़ी मऊ इंदौर से हुआ है। लंबाई 965 किलोमीटर। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में किस नदी से मिलती है यमुना जिले से, यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियां छिबरा, मालवा की गंगा कही जाने वाली छिबरा का उद्गम इंदौर जिले की काकड़ा बर्दी पहाड़ी से हुआ है। सिवना सिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर स्थित है। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। काली सिंध का उद्गम स्तंभ बागली गांव देवास से होता है। पार्वती पार्वती का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। कूनो
कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल की अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। कुंभलगढ़ ये बहुत फेमस है। कुंभलगढ़ फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाराणा प्रताप इसी फोर्ट में पैदा हुए थे। सीप सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है। इस पर बजारा बांध स्थित है। सीप नदी का उद्गम कहाँ से होता है? श्योपुर से। इस पर बजारा बांध स्थित है। चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाएं गांधी सागर किस जिले में? मंदसौर मध्य प्रदेश। राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जवाहर सागर कोटा राजस्थान। चंबल नदी की प्रमुख जलप्रपात चूलिया जलप्रपात कहाँ पर बनाती है? बैसरोगढ़ कोटा राजस्थान। शीतला माता इंदौर। झाड़ीदा इंदौर। तो हम अब चंबल नदी का मैप देखते हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मऊ से, जानापाव पहाड़ी से। ये मंदसौर होते हुए मतलब मंदसौर की एक सिमना नदी है। सिमना नदी के किनारे ही मंदसौर से होता है, तो यहाँ से सिमना नदी मिल जाती है। छिपरा नदी जो कि उज्जैन से निकलती है ये मिल जाती है। यहाँ पे गांधी सागर परियोजनाएं हैं। यहाँ तक ये एमपी का पार्ट है। ये राणा सागर परियोजना ये राजस्थान में आ जाता है। राजस्थान में फिर इसके और आगे चल के जवाहर सागर है। तो बनास नदी ये राजस्थान से आती है। ये पार्वती नदी सीप नदी कूनो नदी जो कि शिवपुरी पठार से निकलती है। चंबल घड़ियाल केंद्र भी स्थित है जो कि मुरैना जिले में स्थित है। वो भी चंबल नदी के किनारे है। फिर ये धीरे धीरे जाके इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। जानापाव पहाड़ी से इंदौर जिले में चंबल नखेरी कारम चोरल गंभीर अजनार उमरा सुमरा नदियों का उद्गम होता है। विशेष तथ्य पढ़ेंगे हम चंबल के बारे में। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन अथवा बेहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन मतलब होता है गली इरोजन। इसको हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं गली इरोजन और हिंदी अवनालिका। मध्य प्रदेश के बेहड़ प्रभावित जिले श्योपुर मुरैना विंड है। चंबल नदी का चंबल घड़ियाल देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल नदी के बटागुर कटवा मचित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। कौन सी प्रजातियों कछुओं का संरक्षण होता है? बटागुर कठवा मचित्रा इंडिका। चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती व कामधेनु है। कौन सा? चरमावती व कामधेनु। बनास सीप व चंबल नदी रामेश्वरम त्रिवेणी संगम के निर्माण राजस्थान में करती हैं। मतलब बनास सीप चंबल नदी एक ही जगह पे मिलती हैं जिसका नाम है रामेश्वर त्रिवेणी संगम। जो कहाँ पे? राजस्थान में। चंबल घाटी में रिवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके रिवाइन थॉर्न मतलब डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, करंट न्यूज है। मध्य अब देखते हैं बेतवा नदी के बारे में। उद्गम कहाँ से होता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से होता है। कहाँ से? रायसेन के कुमरा गांव। रायसेन किस संभाग में आता है? भोपाल संभाग में। मुहाना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। चंबल भी यमुना में मिलती है, बेतवा भी मिलती है। चंबल इटावा मिलती है, बेतवा हमीरपुर में मिलती है। लंबाई 590 किलोमीटर है। बेतवा की सहायक नदियां कौन सी? बीना दशान व जामनी। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाएं सम्राट अशोक परियोजनाएं जैसे हलाली बिदसा भी बोलते हैं। राजघाट रानी लक्ष्मी परियोजनाएं मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। परीक्षा परियोजनाएं उत्तर प्रदेश। विशेष तथ्य बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगाशोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। किस गांव में? आगाशोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान पर सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? एरन नामक स्थान से। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा बुंदेलखंड की गंगा मध्य प्रदेश की गंगा किसमें? प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है।
बेतवा का आइलैंड कहाँ पे? देवगढ़। देवगढ़ में एक किला स्थित है उसको, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है, उसको कहा जाता है। भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बीना किसकी सहायक नदी है? बेतवा। बेतवा के किनारे स्थित शहर बिदसा, भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा। मतलब भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ओरछा में बेतवा नदी के को सतधारा के नाम से जाना जाता है, सतधारा के नाम से। हम देखेंगे बेतवा नदी का मैप, जो कि रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है, जिस पर भोजपुर शहर स्थित है। भोजपुर के बाद ये सांची, बिदसा, यहाँ पर सम्राट अशोक परियोजनाएं हैं। उसके बाद चंदेरी। चंदेरी कहाँ पे है? अशोकनगर जिले में। चंदेरी से फिर यहाँ पे बीना नदी आके मिल जाती है, जिसमें भालकुंड जलप्रपात है, जो कि सागर जिले में स्थित है। बीना, फिर उसके बाद राजघाट परियोजनाएं, फिर माता टीला बांध, फिर परीक्षा बांध। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इसमें दो नदी आगे में और मिलती हैं, जामनी नदी, दसान नदी। फिर हमीरपुर जिले में ये यमुना नदी में मिल जाती है। एक टेबल दी हुई है, हम उसको पढ़ेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, अनूपपुर। चंबल का होता है मऊ, जानापाव पहाड़ी। सोन का होता है अमरकंटक, अनूपपुर। ताप्ती का होता है मूलतई, बैतूल से। बेतवा का होता है कुम्हारा ग्राम, रायसेन से। माही का होता है मिड़ा गांव, धार से। बैनगंगा का होता है मुडरा गांव, सिवनी से। सिंध का होता है लटेरी, तहसील बिलसा। कैन का होता है आहिर गांव, कटनी। कैन का कटनी। तवा का होता है चरकठारी महादेव हिल्स, छिंदवाड़ा, तवा। छिबरा काकड़ा बड़ी पहाड़ी, इंदौर। पेंच जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा। तमस जुलेरी गांव, सतना। बड़दा कालीबीत पहाड़ी, बैतूल। और पढ़ेंगे सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील बिरसा से होता है। सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिलती है। सिंध नदी किसमें मिलती है? जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। लंबाई 470 किलोमीटर है। सहायक नदियां क्वारी, मऊर, पाउच। सिंध नदी की प्रमुख परियोजनाएं: मड़ीखेड़ा, मोहिनी सागर परियोजना, शिवपुरी। गोपी कृष्ण बांध, चौपन नदी, गुना। बिदसा से निकलती है और जालौन जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। और दो परियोजनाएं फेमस हैं, मड़ीखेड़ा परियोजना शिवपुरी में है, और गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी, गुना में है। विशेष तथ्य: सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ बसना कुआ का मेला दतिया में लगता है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। किसमें? गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है सिंध नदी। पढ़ेंगे कैन नदी। उद्गम: कैन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी, कटनी जिले से होता है। कैमूर पहाड़ी, कटनी जिले से होता है। इस तरीके से याद रखना, कासे कैन, कासे कैमूर, कासे कटनी। मोहाना कहाँ पे जाके मिलती है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है। लंबाई 427 किलोमीटर। सहायक नदियां सोनार, गुदेन, श्यामरी, मिर्शन, या फिर इसे मिड़ासन भी बोलते हैं, उर्मिल व चंद्रावल। कैन नदी की प्रमुख परियोजनाएं: गंगेऊ परियोजना पन्ना, छतरपुर। रनगुवा परियोजना छतरपुर, उर्मिल परियोजना छतरपुर। कैन नदी की प्रमुख जलप्रपात: गाथा व पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित है। रने जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है। विशेष तथ्य: कैन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती था। कैन नदी पर कैन घड़ियाल केंद्र पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है। कैन घड़ियाल केंद्र कहाँ पे? पन्ना व छतरपुर सीमा पर। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना कैन बेतवा लिंक परियोजना 2005 है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। किस नदी को सबसे सुंदर दर्जा दिया गया है? कैन नदी को। अब हम कैन नदी का मैप देखेंगे। कैन नदी निकलती कहाँ से है? कटनी से। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, गुदेन नदी, सोनार नदी, मिर्सन नदी, श्यामर नदी, और पन्ना टाइगर रिजर्व भी कैन नदी में पाया जाता है। कैन घड़ियाल केंद्र भी स्थित है। गंगेऊ बांध, गंगेऊ बांध कहाँ पर? छतरपुर जिले में। रने जलप्रपात, उर्मिल नदी, चंद्रावल नदी, और चिल्ला घाट पे ये बांदा जिले में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। हम पढ़ेंगे टॉस नदी, जिसे तमसा नदी भी बोलते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? टॉस नदी का उद्गम जुलेरी गांव, सतना जिले से होता है।
ये नदी प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। टॉस किसमें मिलती है? गंगा जिले में। कहाँ पर? प्रयागराज में। सहायक नदियां बीहड़, महाना, बेलन नदी परियोजना टॉस परियोजना रीवा जिले में स्थित है। प्रमुख जलप्रपात टॉस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। पूर्वा जलप्रपात पियावन में चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा स्थित में है। बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर रीवा में स्थित है। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये सारे ही जलप्रपात सबसे ऊंची श्रेणी में आते हैं और बहुती इसमें सबसे ज्यादा ऊंचा है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऊंचा है। अब हम देखते हैं कि टॉस नदी निकली है। टॉस नदी निकली जुलेरी गांव सतना से। उसकी कुछ सहायक नदियां हैं बेड़ नदी, बिछिया नदी, महाना नदी, सेलर नदी। सेलर नदी पर ही बहुत ही जलप्रपात है। और बेलन नदी। चचाई जलप्रपात किस पे है? बीहड़ नदी पे। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे। अब हम प्रमुख नदियों का मुहाना समापन देखेंगे। एक टेबल दी हुई नर्मदा कहाँ पर मिलती है? खंबात की खाड़ी गुजरात। चंबल यमुना नदी इटावा। सोन दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार, ये गंगा में जाके मिलती है सोन। ताप्ती खंबात की खाड़ी गुजरात। बेतवा यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश। माही खंबात की खाड़ी गुजरात। बैनगंगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र। सिंध यमुना नदी जालौन। कैन यमुना नदी बांदा जिले में उत्तर प्रदेश। तवा भद्रभान नर्मदा नदी। तमस गंगा नदी प्रयागराज। तमस इसे टॉस नाम से भी याद है, तमस। मध्य प्रदेश नदियों के अन्य नाम। नदियां प्राचीन नाम बेतवा का बैत्रवती, चंबल का कामधेनु, चर्मवती, नित्याबाई, नर्मदा का शिवपुत्री रेवा, तमसा का टॉस तमस, कैन का कर्णवती सुक्तिमती, छिपरा का शिव की बहन, सोन का नंद। मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई देखेंगे। सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा 1312 किलोमीटर। चंबल 965 किलोमीटर। सोन नदी 780। ताप्ती नदी 724। बेतवा नदी 590। माही नदी 583। बैनगंगा नदी 569। सिंध नदी 470। कैन नदी 427। अब हम देखें पूर्वी प्रवाहित प्रमुख नदियां, जो कि पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हैं। सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मेक्कालसाड़ी अनूपपुर जिले से होता है। एक और कुछ बड़ी नदी का होता है अमरकंटक से? नर्मदा का। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मेक्कालसाड़ी अनूपपुर जिले से होता है। ये नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। लंबाई 780 किलोमीटर। सहायक नदियां जोहिला, जरवाई, बनास, गोपद, रेहंद, कनेर। प्रमुख बांध परियोजना बाण सागर परियोजना। देवलोन शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? बाण सागर। सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद गोविंद वल्लभ पंत परियोजना मध्य प्रदेश में संचालित है। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत। विशेषतः सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सोन घड़ियाल केंद्र है, मतलब 3 घड़ियाल केंद्र है। सोन घड़ियाल केंद्र, एक कैन पे भी घड़ियाल केंद्र, एक चंबल नदी में भी घड़ियाल केंद्र है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता है। ये सोन नदी का हुआ मैप है। सोन नदी निकली अमरकंटक से और इसमें जोहिला नदी आके मिलती है। ये बाण सागर परियोजना है इस जगह। जारवाई नदी, बनास नदी, गोपन नदी, एक रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है। ये भी सोन नदी में जाके मिल जाती है। फिर कनेरी नदी, फिर सोन नदी जाते जाते पटना में गंगा में जाके मिल जाती है। ये बाण सागर परियोजना का नामकरण कवि बाण भट्ट के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर? कवि बाण भट्ट। पश्चिमी प्रवाहित प्रमुख नदियां। पश्चिमी में तो आप जानते ही नर्मदा, माही। इसका उद्गम मिंडा गांव सरदारपुर धार से हुआ है। सरदारपुर अभ्यारण्य भी है, धार से होता है। मुहाना ये नदी मध्य प्रदेश में गुजरात राजस्थान से होकर खम्बात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लंबाई 583 किलोमीटर। सहायक नदियां सोम, चाब, अनास, चाखम। प्रमुख परियोजनाएं जमुना लाल बजाज परियोजना राजस्थान, कड़ाना बांध परियोजना गुजरात। विशेषतः माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माणेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम और जाखम नदी संगम का निर्माण करती हैं। तो कहाँ से निकलती है? सरदारपुर मिंडा गांव धार जिले से निकलती है।
माही बजाज सागर परियोजना है। जाखम और सोम नदी कहाँ पे मिलती है? इसे बेणेश्वर संगम बोला जाता है, ये राजस्थान में है। मोरेन अनास नदी फिर माही नदी खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य नदी और सहायक नदी। गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी? तमस व सोन, जो कि मध्य प्रदेश से है। यमुना की चंबल, बेतवा, कैन, सिंध, सारी चार प्रमुख नदियां हैं वो यमुना में जाके मिलती हैं। गोदावरी में बैनगंगा, नर्मदा में तवा, शक्कर, दूधी, चंबल में छिबरा, काली सिंध, बेतवा में बीना जो कि दसान, जामनी, तमस में बिहड़ महाना, कैन में उर्मिल, सोन में जोहिला, रेहन, माही में सोमचाप, बैनगंगा में पेंच बरदा, ताप्ती में अमरावती, अरुणावती, गिरना। हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। मोहाना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लंबाई नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई पूछेंगे 1017 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा की सहायक नदी नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 22 बाएं तरफ से 19 दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में मिलती हैं। नर्मदा में बाईं तरफ से दाबर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा व गोही आदि नदियां आकर मिलती हैं। नर्मदा में दाईं तरफ से हिरन, बारना, कोलार, मान व हथनी आदि नदियां आकर मिलती हैं। गुजरात में मिलने वाली नर्मदा की अन्य सहायक नदियों में कारा, कारजन, खुर्दी, कोटा नदियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमबीबीएस से, नर्मदा की कुल कितनी नदियां हैं? तो याद रखना 41। ये नर्मदा नदी का मैप दिया हुआ है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पे? अनूपपुर जिले में। सबसे पहले कपिल धारा जलप्रपात पड़ता है इसमें, फिर अवंतीबाई परियोजना, उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, फिर शक्कर इसकी सहायक नदी इसमें आके मिल जाती है। तवा परियोजना, फिर तवा नदी आके मिलती है इसमें, फिर छोटी तवा, फिर इंदिरा सागर परियोजना, फिर सुक्ता, चोरल, फिर मान नदी मिलती है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, हथनी, फिर सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात में है। जारमनी जलप्रपात खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है। नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजनाएं: थाबर मंडला में, अवंतीबाई जबलपुर में, इंदिरा सागर खंडवा में, देजला देवड़ा खरगोन में, महेश्वर महेश्वर किसमें है? महेश्वर खरगोन जिले में आता है। मान धार में, चंद्रशेखर अलीराजपुर, लोअर गोई बड़वानी, सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात में। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं: थावर परियोजनाएं, अवंतीबाई परियोजनाएं, बारना परियोजनाएं, तवा परियोजनाएं, इंदिरा सागर परियोजनाएं, ओमकारेश्वर में महेश्वर परियोजनाएं, देजला देवड़ा परियोजनाएं, चंद्रशेखर परियोजना अलीराजपुर, लोअर गाई परियोजनाएं, सरदार सरोवर परियोजनाएं। नर्मदा नदी की प्रमुख जलप्रपात: कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पचधारा, अमरकंटक। अनूपपुर जिला, धुआंधारा जलप्रपात बेड़ाघाट जबलपुर, मतलब कपिल धारा दुग्ध धारा याद रखना ऊपर से। और धुआंधार कहाँ पे? बेड़ाघाट जबलपुर में। मंदाता व दर्दी जलप्रपात किसमें? खंडवा में। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ? महेश्वर जो कि खरगोन में है। और जरवानी जलप्रपात गुजरात में है। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से सहित 16 जिलों से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी सिवनी जिले के घसौट तहसील के पीपर टोला गांव से बहती है। कितने जिलों से बहती है नर्मदा नदी? 16 जिलों से। सबसे याद रखना कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, धुआंधार, दर्दी, मंदाता, सहस्त्रधारा, जारवनी। और हम देखेंगे नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट। गोरी घाट कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है। इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश में गौ कुंभ का आयोजन किया गया है। सेठानी घाट कहाँ पे? होशंगाबाद में। बरमान का घाट कार्टर बॉर्डर नरसिंहपुर, यहीं मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। महेश्वर घाट फेमस घाट है बहुत, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबा नदी घाट है। कौन सा? महेश्वर घाट। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से प्रवाहित होती है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर से प्रवाहित होती है। विशेष तथ्य: गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची
सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर। इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक किया गया है। नर्मदा नदी का नाम नामोदास नोम टोलमी द्वारा किया गया था व इसका अन्य नाम रेवा, मेकुलसुता व सकरी या शंकर पुत्री है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर, खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को मार्बल गॉर्ज, मंदाता गॉर्ज, मुगर्ता गॉर्ज का निर्माण करती है। टोर महासीर मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है, जो कि हमारी राज्य की मछली है। राजोरस, छिपकलियों का राजा, मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। कौन सी राजोरस? इसके जीवाश्म वर्ष 1982-84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। धार जिले के चदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है। मेघनाथ तपोस्थली, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। हम देखें किसकी, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा, प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा, पवित्रता के आधार पर। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी। आदिवासी गंगा माही नदी। मालवा की गंगा चिपरा नदी। गिवर ऑफ प्लेजर, खुशियां देने वाली नदी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है? कैन नदी। कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है। भारत की बहुत सी नदियों के एक समान नाम है, जैसे टोंस नदी। एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है। मंदाकिनी नदी, ये उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी, दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और चंबल की सहायक नदी था, तो दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। हम बढ़ेंगे ताप्ती नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। कहाँ से? बैतूल जिले के मुल्ताई से। ताप्ती, मुल्ताई, ती सिमिलर है ना। मोहाना, यहाँ पे मतलब ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणावती। प्रमुख बांध परियोजना पारसडोम बांध बैतूल, हटनूर बांध महाराष्ट्र, उकाई परियोजना गुजरात। विशेष तत्व, ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री है। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर बुरहानपुर, भुसावल, सूरत है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू मड आइलैंड ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। कौन सा? सूरत बंदरगाह। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है और ताप्ती नदी है जो हमारा सदर्न मोस्ट बॉर्डर बनाती है। 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया। मुल्ताई कहाँ पर? बैतूल जिले में स्थित है। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी पारसडो बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। बुरहानपुर में से फिर गिरना मिलती है। फिर बोरी नदी, अरुणावती, पंजारा, भुसावल, अमरावती, हटनूर बांध, उकाई परियोजना है। उकाई परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में। हटनूर, ये वाली परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश की प्रमुख घाट और नदी, कंचन घाट कहाँ पे है? बेतवा नदी, ओरछा में। सेठानी घाट नर्मदा नदी, होशंगाबाद, जिसका नाम बदल दिया नर्मदापुरम। साड़िया घाट नर्मदा नदी, होशंगाबाद, जिसका नाम बदल दिया है क्या? नर्मदापुरम। गौरी घाट, हाँ, जबलपुर। संग्राम घाट नर्मदा नदी, मंडला। बरमान घाट नर्मदा नदी, नरसिंहपुर। राम घाट क्षिप्रा नदी, उज्जैन। राम घाट क्षिप्रा नदी, उज्जैन।